नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, बजट से मिलेगी विकास को गति। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक प्रभावी कदम बताया है। केंद्रीय बजट 2026-27 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिला सहित समाज के सभी वर्गों पर विशेष ध्यान देता है और प्रदेश के व्यापक विकास को गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं, ये विकास भारत की परिकल्पना है। बजट में उद्योगों, एमएसएमई की अनुकूलता के काम किए गए हैं। एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप, आईटी, पर्यटन, हेल्थ, युवाओं और नारी सशक्तिकरण के लिए बजट में स्थान दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर नए प्रावधान कर शहरों को प्रमोट किया गया है। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रीन एनर्जी की भविष्य में विशेष भूमिका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी और समावेशी बताते हुए इसे प्रदेश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। कहा कि केंद्रीय बजट मध्य प्रदेश के लिए तेज विकास, संरचनात्मक परिवर्तन और सतत समृद्धि की एक सशक्त विकास यात्रा का प्रारंभ बिंदु सिद्ध होता है, जो राज्य के सामाजिक आर्थिक भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश के लिए यह बजट केवल नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का एक ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध कराता है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने, हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पथ पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों और क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। 2047 की दृष्टि से वैश्विक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व दिलाने के लिए सेवा क्षेत्र को जो प्रमुखता दी गई है, जिसमें आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज के केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका दिया है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारी सशक्तिकरण के लिए बजट में पर्याप्त गुंजाइश दी है, जिसके आधार पर बहनों को सुविधा, सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त वीजीएफ और पूंजीगत सहायता से प्रत्येक जिले के अंदर एक छात्रावास खोलने के लिए 10,000 करोड़ की जो राशि रखी है, ये पहली बार हो रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण महिला नेतृत्व के लिए, विशेष उद्यमिता के लिए, जिसमें लखपति दीदी आधारित सामुदायिक स्व सहायता समूह और इसके लिए सब प्रकार के प्रबंधन वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं। अब अपने लिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूं, तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहां जहां हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी। अब अगर अपने यहाँ कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो रही है और कैंसर की चुनौती सबके सामने है,
ऐसे में हम मेडिकल कॉलेज भी जब ज़्यादा खोलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हेल्थ सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो देखिए, ऐतिहासिक 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट का स्वागत किया है और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक प्रभावी कदम बताया है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अरुण सोनी, महामंत्री लघु उद्योग भारती, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। बजट आ गया, ऐतिहासिक बजट है 2026-27। लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। ऐतिहासिक तो इसे बताया जा रहा है, इसका स्वागत भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और अब इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक प्रभावी कदम बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे, खास करके मध्य प्रदेश के लिए? नहीं, देखिए स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि ये बजट भविष्य के भारत के जो विकास का जो स्वरूप है भविष्य का, उसके अनुरूप है। सैद्धांतिक रूप से, पूंजीगत रूप से या नींवगत रूप से जिस प्रकार कोई देश को मजबूत किया जा सकता है, वो उस तरह के इसमें प्रावधान है। ये ठीक है कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं इसमें कुछ कम है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जिस तरीके से लघु उद्योगों को कहा गया है, स्टार्टअप को कहा गया है, एआई को प्रमोट किया गया है और दवाइयों को, कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया है, उस सबसे बड़ी बात ये जो फास्ट ट्रैक वाले 7 जो रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे, उसकी तरफ उनका विकास की तरफ जोर दिया गया है, हवाई यात्राओं की तरफ, सड़क की तरफ। तो स्वाभाविक रूप से विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता होती है, वो होते हैं यातायात के साधन। तो यातायात के साधनों की इसमें वृद्धि है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी देश के लिए विकास का आधार कृषि और उद्योग होते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने छोटे उद्योगों से सीधी खरीदी की बात कही है और इसके अलावा स्थानीय उत्पाद के आधार पर उद्योग स्थापना को जो प्रेरित किया गया है, मैं समझता हूं ये भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। और इसके अलावा चूंकि पानी को लेकर के भी, चूंकि नदी जोड़ो जो परियोजना थी उस पर उन्होंने बजट बढ़ाया है, भूमि के जल संरक्षण पर भी उन्होंने बजट बढ़ाया है। तो स्वाभाविक रूप से एक देश का आधारभूत ढांचा मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसकी तरफ उन्होंने दिया है। और जहाजों का आप इसमें आया है कि जहाजों का स्वदेशी निर्माण पर होगा, वो निर्यात पर ज्यादा जोर होगा। ये जो हमको कहा गया है, स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं एक देश की मजबूत नींव के लिए एक अच्छा बजट है ये। जी रमेश जी, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बजट में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है? क्योंकि कांग्रेस लगातार देखिए इस बजट को लेकर विपक्ष तो देखिए हमलावर है ही कि आम आदमी के लिए यहाँ पर और छोटे उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी बजट में कुछ खास यहाँ पर बढ़ावा मिला नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर बजट पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कई बार मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे हॉकी का खेल आप खेलते होंगे तो हाफ टाइम के बाद हॉकी की टीम की पाले बदल जाते हैं, तो जिस गोल की वो हिफाजत कर रहे होते हैं उसमें गोल डालते हैं। आप अगर इतिहास देख लें, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो बजट को बताती है कि ये बड़ा ऐतिहासिक बजट है और इससे अच्छा तो बजट दुनिया में कभी होगा नहीं। और जो विपक्ष की पार्टी होती है वो बजट को सबसे घटिया बताती है और कहती है इससे रद्दी बजट कोई होता नहीं। तो स्वाभाविक रूप से पक्ष की और विपक्ष की दोनों तरह की उसी तरीके से हैं। मोटे तौर पर ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, बेतवा लिंक परियोजना पर भारत सरकार अपना बजट जारी कर चुकी है। अब जो भी कुछ करना है ये 3-4 राज्यों को उसमें आधार करना है। नदी जोड़ो परियोजना में उन्होंने जो अन्य योजनाओं को शामिल किया गया है, मोटे तौर पर पूरे देश की तरफ उसका ध्यान गया है। तो ये जो 2 बात उन्होंने जोड़ी गई है वाटर लेवल बढ़ाने के लिए। एक और बात मैं बताऊं, इस समय अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद से बजट का और फंड अलॉटमेंट का सिद्धांत में परिवर्तन आया। पहले योजनागत जो बजट अलॉट होते थे, अब योजनागत बजट अलॉट के बजाय अब ग्लोबल बजट अलॉट होते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक जल संसाधन पर बजट अलॉट किया हुआ है, तो वो ये विभाग तय करेगा कि इसमें नदी जोड़ों पर कितना जाएगा, सिंचाई पर कितना जाएगा, जलाशय निर्माण पर कितना जाएगा। तो वो चूंकि ग्लोबल होता है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कल मैं किसी विपक्ष की प्रतिक्रिया सुन रहा था उज्जैन महाकुंभ को लेकर के जी।
तो उन्होंने 16 धार्मिक नगरों के विकास के लिए बजट अलॉट किया। अब वो 16 नगरों के अंतर्गत फिर वो 16 कौन कौन से हैं, उसमें उज्जैन का कितना होगा, तो वो उस आधार पर जाएगा। अभी चूंकि भाषण आया है, अभी और अंतिम इसमें होने दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ जनहित की रियायतें बढ़ेंगी जब ये बजट का उत्तर आएगा, जब पारित होगा तब उसमें जनहित की कुछ रियायतें उठेंगी। तो कुल मिलाकर के जन संसाधन पर जो मूलभूत बजट है उसमें वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। वृद्धि हुई रमेश है जी, तो इन आपने सारी सियासत योजनाओं की पर भी वृद्धि बात कही, होगी। तो सियासत 2028 को लेकर भी बजट में थोड़ी सी निराशा तो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। ठीक है, अरुण जी से थोड़ा सा हम जान लेंगे। अरुण जी, देखिए बजट आ गया है 2026-27, ऐतिहासिक बजट वाकई में है, लेकिन अगर हम मिडिल मैन और छोटे उद्योगों की अगर हम बात करें तो उसे लेकर थोड़ी सी निराशा लोगों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर हम एमएसएमई सेक्टर को देखें तो एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ इंजन बनाने की क्षमता ये बजट रखता है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, धन्यवाद साक्षी जी। पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा स्वदेश का कि उन्होंने लघु उद्योग भारती को अपना विचार रखने के लिए हमें जोड़ा। अब मैं बात करता हूं कि ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है तो निश्चित रूप से कर्तव्य पथ के कर्तव्यों का समावेश इस बजट में हमें दिखता है। और एमएसएमई की विशेष रूप से, क्योंकि हम एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमएसएमई के कोई एकाध बिंदु नहीं बल्कि अनेक ऐसे बिंदु हैं जिसका समावेश सरकार ने इस बजट में किया है। और मैं आपको अभी के बजट के बिंदुओं के ही पहले मैं आपको पुराने कुछ बिंदुओं पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले बजटों में एआईएफ स्कीम लाई थी, जो स्कीम आज तक लगातार जिसका लोग फायदा ले रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि जो इस वर्ष बजट में सरकार ने समावेश किया जो 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड जिसको चैंपियन उद्यमियों के लिए तैयार किया है। मैं बात करूं अगर आत्मनिर्भर कोष की जो श्री जो है जो कि 4,000 करोड़ का है। 200 जो लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर की नई योजना लाई गई है जिसमें कि इंडस्ट्री का पुनरुद्धार होगा। तो ये सारी सब ऐसी मांगे थी जो निरंतर छोटे उद्योगों की एमएसएमई की मांग थी और सरकार ने आज इसको पूरी किया है। तो और कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए निरंतर चाहे मैं बात करूं कि कारपोरेट मित्र योजना हो, चाहे टैरिफ में कटौती हो, कंटेनर निर्माण की योजना हो, तो ऐसी अनेक जो नीतिगत विषय हैं उन विषयों को बड़े गंभीरता से, क्योंकि मैं साक्षी जी आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने कोई भी इसमें से जो नीति या जो योजना लाई गई है वो सिर्फ तत्कालीन चीजों को देख के नहीं लाई गई है, वो अगले 10-20 वर्षों के रोड मैप को ध्यान में रख के सरकार ने तैयार करी है। तो 2047 के विजन को लेकर भी ये बजट ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है। जी एग्जैक्टली तो सरकार, मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पे हमारे छोटे उद्यमियों को या लोगों को ये लगता है कि यार अभी हमें तुरंत में कुछ नहीं मिला और हमें ऐसा कुछ फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उन सभी लोगों को कि हमें इसे दूरदर्शिता के साथ देखना चाहिए और हर चीज का इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें ध्यान में आता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमने अपना यहाँ 2,000 रुपए की छूट दे दी और हर महीने आपके खाते में आते रहे। तो हमें इस नजरिए से इसको देखना चाहिए इस बजट को। एक और बजट को लेकर सरकार कह रही है कि बजट में एमएसएमई के लिए अनुकूल नीतिगत उन्होंने सारी चीजें माहौल तैयार करके रखा है। तो आपके अनुसार मैं जानना चाहूंगी कि बजट में ऐसे कौन से वो प्रावधान है जो छोटे और मझोले जो उद्यमी होते हैं, उद्योग जो होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने जो बात कही थी कि आज ये जो 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड है, चाहे वो कारपोरेट मित्र योजना है, चाहे मैं बात करूं कि ये लखपति महिला योजना है, तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे छोटे उद्योगों को ही मिलने वाला। कारपोरेट मित्र योजना है तो ये सारी चीज़ों का जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि क्या होता है कि सरकार ने आज जो घोषणाएं करी इसका इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे जब ये योजनाओं का क्रियान्वयन होगा तो वो हमें दिखेगा एकदम सीधे तौर पे। अभी वो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इसका फायदा ये कैसे मिलेगा। जब धीरे धीरे ये इनका इम्प्लीमेंट होना चालू होगा, तो जैसे मैंने आपको एआईएफ का उदाहरण दिया था कि आज कोई जब ऋण लेने जाता है तो उसको ये ध्यान में आता है कि 2 करोड़ तक का जो मेरा ऋण है उसमें मेरे को 4% तक का जो है इंटरेस्ट का रिफंड मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, तो जब हम धीरे धीरे इस चीज को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात ये जो टैक्स को लेके है कि अभी जैसा कि हमने बजट में देखा कि टैक्स जो डिस्क्लोजर लोगों ने पहले नहीं कर पाए थे किसी कारण से भूलवश, तो अभी उसको फिर से एक मौका माननीय वित्त मंत्री जी देने वाली हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये अनकाउंटेबल है, तो हमें इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए।
और आज सामान्यतः लोगों की आदत हो गई है कि उन्हें सब चीज़ कैश में जब दिखती है तो लगता है कि हमें छूट मिली है, बट हर चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जब हम बिजनेस करते हैं आज की डेट में, चाहे वो सीजीटीएमएस स्कीम हो, चाहे एआईएफ स्कीम हो, चाहे वो एमएसएमई पॉलिसीज हो, चैंपियन स्कीम्स हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज जब इंडस्ट्री हम डालते हैं तो हमारे पास इतनी प्रकार की स्कीम्स होती हैं कि हमें चयन करना होता है कि हमारा बेनिफिट किस में ज़्यादा है। तो ये चीजें कम नहीं है मुझे लगता है एमएसएमई के लिए। बिल्कुल। अ, रमेश जी, सबसे पहले तो अब हम जो सबसे बड़ा योगदान जिनका होता है किसान का, उसको लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि 2026 किसान कल्याण वर्ष भी यहाँ पर घोषित किया गया है, उसे लेकर अब किसानों को लेकर इस बजट में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ यहाँ पर रियायतें मिलने वाली है, क्या फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर किसानों को मिलने वाला है, कृषि को मिलने वाला है? देखिए, मोटे तौर पर कृषि को उसमें इस बजट में 3-4 प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। एक तो समर्थन मूल्य पर अब उसमें से दलहन और जो दूसरे उत्पाद हैं, वो भी उसको समर्थन मूल्य पर वो बढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा, अब उसमें ये सुविधा भी उनको देने जा रहे हैं, सिंचाई के मामले में भी उनको रियायतें मिलने वाली हैं। और इसके अलावा जो खाद और बीज का जो लोन रहता है, जो हालांकि मध्य प्रदेश में तो 0% है, लेकिन कई राज्यों में नहीं है, इसमें अतिरिक्त रियायत मिलने वाली है। और प्लस खास तौर से जो डेयरी वाला और जो फल फूल वाली बगिया वाली योजनाएं जो किसान लगाएंगे, उसमें अनुदान की वृद्धि होने वाली। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं कृषि को प्राथमिकता के आधार पर, इसके अलावा किसान यदि उनके बच्चे अपने क्षेत्र में चाहें, कृषि के आधार पर कोई अगर इंडस्ट्री यूनिट डालना चाहे, तो उसके लिए उनको लोन के साथ साथ कम ब्याज दर पर लोन, अनुदान और कई और सहूलियत भी का भी इस बजट में प्रावधान है। जी जी, बिल्कुल। अरुण जी, एक और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट है, ये युवाओं के लिए अवसरों का यहाँ पर बजट है। एमएसएमई सेक्टर के जरिए अगर हम बात करें तो स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की संभावना, यहाँ पर भावना जो है नजर आती है। निश्चित रूप से देखिए, आज की जो हमारा भारत है, और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे युवा देश जो है वो भारत है। जी। और आज जो स्टार्टअप और एमएसएमई को लेके जो सरकार ने ये सारी योजनाएं करी, और विशेषकर जो एक्सपोर्ट को लेके उन्होंने, चाहे वो कंटेनर्स के निर्माण के लिए जो नई योजना प्रारंभ करी हैं, या एक्सपोर्ट को लेके जो उन्होंने टैरिफ को कम किया है, तो ये जो सारी की सारी चीजें, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंड हो गया है, वो स्टार्टअप्स पे ज्यादा जोर दे रहा है। तो इन सारी सब चीजों पे जब वो करने जाता है तो निश्चित रूप से उसे विदेशी बाजारों की आवश्यकता होती है, और जब विदेशी बाजारों की आवश्यकता होती है तो उसको निर्यात से सीधे जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए सरकार ने जो निर्यात को लेके बड़ा ही इस बजट में जो प्रावधान किए हैं निर्यात को लेके, जिससे कि जो हमारे युवा हैं, जो वो जब इंडस्ट्री डालेंगे या जब वो स्टार्टअप खोलेंगे, तो दोनों ही स्थिति में उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। बिल्कुल अरुण जी, क्योंकि एआई को लेकर भी इस बजट में इस बार बात की गई है, टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर बात की गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी अब इंडिया में बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। तो रोजगार तो यहाँ से सृजन होगा ही, वो भी बड़े पैमाने पर। और स्टार्टअप्स की भी अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी खास फोकस किया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि आज जब हम इन सेक्टरों में काम अपना बढ़ा रहे हैं, हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, तो हमारा सीधा मुकाबला चाइना से, अमेरिका से, जापान से, इन देशों से है। और जब इन देशों से हमारा मुकाबला होगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, चाहे मैं एआई से रिलेटेड बात करूं, कंप्यूटर से, रक्षा उपकरणों से, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो जब हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेंगी तो उन सारी चीज़ों का जो, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ये जो बजट है, ये बजट कोई 2026 को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, ये 2047 को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आज अगर कोई युवा कोई काम चालू कर रहा है और इस तरीके की एआई सेक्टर में या एक्सपोर्ट के सेक्टर में या अपने बिजनेस को बढ़ाने के सेक्टर में जा रहा है, तो अगले 2047 तक उसे किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या उसको बेनिफिट लेने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों का समावेश इस बजट में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब बजट में कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें कवर कर ली गई है। हेल्थ सेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो एम्स, यहाँ पर 3 नए एम्स खोलने की बात कही गई है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को लेकर भी बजट में प्रावधान है कि यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी और उसमें एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर भी
जो है चीज़ें अब सिखाई जाएंगी, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट को लेकर मतलब खास फोकस इस बजट में रहा है अगर हम देखें तो। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है, जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा गया है, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश जिन बातों को अपनी प्राथमिकता पर ले रहा था पिछले 2 वर्षों से, जैसे पिछले साल मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष था, उद्योग वर्ष था, इस बार उन्होंने कृषि वर्ष किसान कल्याण वर्ष रखा है। स्वाभाविक रूप से इन दोनों की झलक हमको इस बजट में दिखती है। मोदी जी का चिंतन की झलक हमको मध्य प्रदेश की कार्यशैली में दिखती है। जैसा कि ज्ञान का सम्मान उन्होंने कहा है, लोकल फॉर वोकल उन्होंने कहा हुआ है, वो सारी झलक हमको मध्य प्रदेश की नीतियों में मिलती है। और मध्य प्रदेश की नीतियों में जो प्राथमिकता है कहीं न कहीं कृषि और उद्योग को लेकर के पिछले 2 वर्षों से, वो हमको केंद्रीय बजट में दिखती है। तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो एक दूसरे के पूरक के रूप में नीतियाँ हैं। और स्वाभाविक रूप से भारत को अगर उन्नत बनाना है तो पूरे देश के जितने भी प्रांत हैं, सब प्रांतों को उन्नत बनाना होगा। जिस तरीके से व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होता है, फिर समाज आत्मनिर्भर होता है और राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी देश की समृद्धि उसकी जो अवयव है, इकाइयां हैं, जो प्रदेश हैं, उन पर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूं अगर हम विकसित भारत की ओर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस बजट में जो हमको झलक मिलती है, मध्य प्रदेश की भी झलक मिलती है और मध्य प्रदेश में केंद्रीय रमेश जी, प्राथमिकताओं आपसे की भी झलक मिलती है। एक आखिरी सवाल भी और मैं पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो पर्यटन को लेकर भी, और पर्यटन से रोजगार और जो भी व्यापार है, छोटे व्यापार, उनके सृजन को लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पर संभावनाएं देखने के लिए मिलती है। बजट में पर्यटन को लेकर क्या कुछ प्रावधान है? निश्चित रूप से पर्यटन को लेकर के इस बजट में तीनों प्रकार का जो पर्यटन होता है, एक पर्यटन एक तीर्थाटन होता है, जिस तरीके से हम उज्जैन को और ओंकारेश्वर ले लें। एक फिर पर्यटन होता है जिसको हम अभयारण्य ले लें और खजुराहो जिस तरीके से ले लें। और फिर तीसरा जो है वो देशाटन होता है, जैसे भोपाल के बड़े तालाब में बोट क्लब चालू हुआ है या तो कुल मिलाकर के ये जो तीनों प्रकार की यात्राएं हैं, धार्मिक स्थलों का विकास, पर्यटन केंद्रों का विकास, देशाटन केंद्रों का विकास, इन तीनों के विकास की प्राथमिकता इसमें है, क्योंकि उससे मुद्रा का परिचालन बढ़ता है। मुद्रा का अगर परिचालन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हर आदमी के पास पैसा जाता है। व्यक्ति जब घूमने जाता है तो चलते चलते कोई चने भी खरीद लेगा, फूल माला भी खरीदेगा मंदिर पर। तो मैं समझता हूँ ये जो तीनों प्रकार की यात्राएं होती हैं, इसमें मुद्रा का परिचालन होता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने उस पर भी प्रोत्साहन दिया है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर जोर दे रही है। बिल्कुल रमेश जी, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र पे और हर सेक्टर पे बजट में ध्यान दिया गया है और मध्य प्रदेश को भी इसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा तो यहाँ पर मिल रहा है, बजट से विकास को गति भी मिलेगी। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। अगर हमने चर्चा से यही सारी चीजें निकलकर सामने आई है कि छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर, सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है, मिडिल मैन को लेकर थोड़ी सी निराशा यहाँ पर सामने देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस बार का बजट अगर हम देखें, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है, उनका स्वागत करते हुए बजट का, विकसित भारत 2047 का जो विजन है, जो लक्ष्य है, अब इसको और प्रभावी यहाँ पर बनाएगा। 2026-27 का ये बजट है, तो लॉन्ग टर्म विजन को लेकर ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।